चौथा चैप्टर है कृषि एग्रीकल्चर के बारे में। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिके, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए भेजा जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है। ये ध्यान रखिएगा, पौधे से जो निकलता है उससे 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है। यह है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। तो नेचुरल जो संसाधन है, नेचुरल चीज़ों का, प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज का उत्पादन और निष्कर्षण जो है वो प्राइमरी से संबंधित है, प्राइमरी क्रियाओं से संबंधित है। उसके बाद है कृषि, मत्स्य और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण है। और कृषि माने एग्रीकल्चर, मत्स्य माने फिशरी और संग्रहण इसके अच्छे, कृषि और मत्स्य संग्रहण वगैरह इसके अच्छे उदाहरण है। असल में क्या है ना, कृषि एंड अलाइड एक्टिविटीज़ जो है ना, ये सारे के सारे उसमें आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। इसके अच्छे उदाहरण हैं। संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित इस द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी का पकना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। टर्शियरी सेक्टर क्या है? तो उसका ध्यान रखना है कि जितना सर्विस सेक्टर है वो सब के सब टर्शियरी सेक्टर है। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। 50% से अधिक लोग कृषि में सम्मिलित है वर्ल्ड में। और कृषि एंड एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ जो किसके अंदर आता है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। विश्व में 50% से लोग पशु संबंधित हैं, कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। भारत में दुनिया से ज़्यादा 2/3 हिस्सा अभी कृषि पर निर्भर है। अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। स्थलाकृति माने जमीन ठीक ठाक हो, समतल मैदान हो तो अति उत्तम है। फिर मृदा की प्रकार, क्वालिटी और जलवायु, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वो उस पर कृषि क्रियाकलाप निर्भर करता है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषि भूमि कहलाती है। जिस पर क्रॉपिंग होता है, जिस पर फसल उगाई जाती है, वो कृषि भूमि कहलाती है। आप मानचित्र देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में कृषि क्रियाकलाप प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्वान है। एक यहाँ ट्रिविया दिया गया है। शब्द उत्पत्ति। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर या एग्री जिसका अर्थ है मृदा और कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। कृषिगत भूमि का विश्व वितरण। दुनिया में कृषि योग्य भूमि कहाँ कहाँ है? देखिए, भारत का लगभग पूरा हिस्सा ही दिखा रहा है। क्या आप जानते हैं एग्रीकल्चर, कल्चर मतलब क्या होता है? ऊपर लिखा हुआ है। कल्चर माने जिसका अर्थ कृषि से होता है। और यहाँ देखिए, एग्रीकल्चर कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का
विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। एग्रीकल्चर को खेती भी कहते हैं। मृदा की जुताई इसमें शामिल है। फसलों को उगाना, पशुपालन विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। ये एग्रीकल्चर है। इसके बाद है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन को बोलते हैं। रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। फिर है पीसीकल्चर, मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। विटीकल्चर, अंगूरों की खेती। हॉर्टिकल्चर, वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना। हॉर्टिकल्चर क्या है? वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जी और फल फूल उगाना। कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। कृषि के निवेश क्या क्या हैं? तो याद रखना है, उर्वरक, मशीनरी और लेबर, श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के अंतर्गत निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद है। इसमें क्या क्या करना पड़ता है खेती के अंदर? तो उसमें शामिल है जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई, ये 5 चीज़ करना पड़ता है। इस तंत्र के निर्गत इसके आउटपुट क्या क्या है अंतर्गत? फसल, ऊन, डेयरी प्रोडक्ट, दूध वगैरह, कुक्कुट यानी जो मीट मछली वाला है, जैसे बकरी, जैसे मुर्गा, ये सब जो है वो सब उत्पाद आते हैं। कृषि के प्रकार, इसे पढ़ने से पहले ये रोचक तथ्य एक बार जान लेंगे। जैविक कृषि, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़ानाशी का उपयोग किया जाता है। जैविक कृषि में क्या है? केमिकल के जगह पर, केमिकल फर्टिलाइज़र के जगह पर किसका? जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। और प्राकृतिक पीड़कनाशी, नेचुरल मैन्योर और नेचुरल पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। फसलों का उत्पाद बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो आजकल चला है, ये सब नहीं किया जाता है। अब है विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि 2 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। कृषि का प्रकार अब जानेंगे। कृषि का प्रकार जो निर्भर करता है, कृषि का प्रकार किस किस चीज़ पर निर्भर करता है? पहले तो भौगोलिक दशा, वहाँ की ज्योग्राफिकल स्थिति क्या है, उत्पाद की मांग और कौन सा उत्पाद उनको, किसान को करना है, किसका बाज़ार में डिमांड है, श्रम कितना उपलब्ध है और किस रेट पर उपलब्ध है, और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी कितना है उस स्तर पर देखने के बाद। तो 2 तरीका है, निर्वाह कृषि करिए या जीवन कृषि की, वाणिज्य कृषि कीजिए। निर्वाह कृषि उसको बोलते हैं, इस प्रकार के कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो खेती कर रहा है, कृषि कर रहा है न, वो निर्वाह कृषि है, छोटे स्तर पर। और निर्वाह कृषि 2 तरह का होता है। एक गहन निर्वाह कृषि, किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और छोटा भूखंड, साधारण औजार और अधिक श्रम पर खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। गहन कृषि में 1 या 1 से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। टेक्नोलॉजी कम है, श्रम ज़्यादा है। इन चीज़ों का छोटा भूखंड है, ज़मीन कम, श्रम ज़्यादा। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। इसमें क्या है? गहन निर्वाह में चावल मुख्य फसल है और दलहन और तिलहन भी इसमें शामिल है। गेहूँ और मक्का भी उगाते हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो इसका ध्यान रखिएगा। जो गहन कृषि हो रहा है छोटे भूखंड पर ज़्यादा मेहनत से, उसमें कहाँ कहाँ क्षेत्र आते हैं? दक्षिण एशिया, जैसे अपना वाला देश, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया माने इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, और पूर्वी एशिया
के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश में प्रचलित है। एक है आदिम निर्वाह कृषि, एक तो गहन निर्वाह कृषि हो गया, एक आदिम मतलब शुरुआती निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। और आदिम तरीके से भी गहन कृषि किया जाता है, जिसमें शामिल है जिसमें एक जगह खेती किया, फिर उस जगह को छोड़ दिया, फिर दूसरे जगह चले गए, तो जिसको आप स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और चलवासी पशुचारण, एक जगह चराया, कल अगले साल अगला चराने के बाद अगले मौसम में अगले जगह निकल गया जानवर लेके। फिर स्थानांतरित कृषि क्या है? जैसे ही आदिम कृषि में आते हैं तो आदिम कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। तो स्थानांतरित कृषि क्या है? अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। जो स्थानांतरित कृषि है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एक जगह इस्तेमाल किया ज़मीन फिर दूसरे जगह चल गया, वो कहाँ कहाँ है दुनिया में? मोटा मोटी जो जगह है, अमेजन बेसिन मतलब अमेजन नदी के आसपास के सघन वन क्षेत्र, फिर है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्व भारत नॉर्थ ईस्ट में के भागों में प्रचलित। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जन्म वाले क्षेत्र हैं। ये वहीं प्रचलित है जहाँ भारी बारिश होती है और वनस्पति के पुनर्जन्म वाले क्षेत्र हैं। तीव्र तुरंत ही वनस्पति कम समय में दोबारा जन्म जाता है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। इसमें स्थानांतरित कृषि में क्या किया जाता है? वृक्षों को काटकर जलाकर और साफ कर दिया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि ये स्थानांतरित कृषि में कौन कौन सा मोटा मोटी कृषि हो रहा है? मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। एक बार भूमि पर कृषि हो गई, उसके बाद नई भूमि पर जैसे ही उर्वरता उसकी समाप्त हुई तो दूसरे भूमि पर कृषक चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, स्थानांतरित कृषि है, इसको कर्तन एवं दहन के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा है चलवासी पशुचारण। आदिम कृषि में दो तरीका था, एक तरीका तो था स्थानांतरित कृषि और दूसरा है चलवासी पशुचारण। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में ध्यान रखना है, स्थानांतरित कृषि कहाँ हो रहा है? जहाँ बारिश जम के है और जहाँ वनस्पति भी बहुत उगता है और तुरंत उगने की क्षमता रखता है। लेकिन इसके ठीक उल्टा चलवासी पशुचारण कहाँ है? सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में। सहारा का जहाँ सूखा प्रदेश है, जहाँ बारिश नहीं होती है, वहाँ का प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भाग जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। चलवासी पशुचारण कहाँ है? जहाँ खेती नहीं है, जहाँ शुष्क मौसम है, जहाँ बारिश नहीं है, वहाँ। और वो क्षेत्र राजस्थान और कश्मीर में भारत में है, जबकि सहारा रेगिस्तान दुनिया में। सहारा के अर्धशुष्क मैदान जो हैं कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है चलवासी पशुचारण। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। असल में क्या है, उन सभी चीज़ों में खेती कर रहे थे बारिश वाले में, इसमें मवेशी पाल रहे हैं और मवेशियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। फिर है वाणिज्यिक कृषि। हमने एक पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ लिया? एक तो हमने पढ़ लिया कि निर्वाह कृषि और दूसरा पढ़ रहे हैं वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि क्या है? वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और बाजार विक्रय हेतु किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में क्या किया है? बाजार में विक्रय के लिए किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिक पूंजी और बड़ा क्षेत्र। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। ये अधिकांश कार्य उसमें स्वयं होता था, इसमें मशीनें द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि
मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्य कृषि में क्या क्या है? कॉमर्शियल जो अनाज है वो, फिर कृषि वाणिज्य अनाज कृषि जो कॉमर्शियल के रूप में व्यापार के लिए ज़रूरी है उस तरह की कृषि, फिर मिश्रित कृषि और फिर रोपण कृषि शामिल है। अच्छा, इसको आगे समझने से पहले ऐसे समझ लीजिए, कृषि है, कृषि दो भाग में बंटा हुआ है। पहले को बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि और दूसरे को बोलते हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, वाणिज्य कृषि। इसके अलावा जीवन निर्वाह दो भागों में बंटा है। एक को बोलते हैं आदि स्थानांतरित कृषि और दूसरे को बोलते हैं आदिम कृषि। तो आप ध्यान रखिएगा, निर्वाह कृषि दो भाग में बटा है, इसमें गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह है। उसके बाद ये गड़बड़ हो गया, समझाना फिर से पड़ेगा। सबसे पहले कृषि फिर बटा हुआ है कहाँ? निर्वाह कृषि और फिर वाणिज्य कृषि। कृषि फिर दो भाग में बटा है, निर्वाह और यहाँ आ जाइए वाणिज्य। फिर निर्वाह कृषि दो भाग में बटा हुआ है, गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह। कहाँ गया भाई? निर्वाह दो भाग में बटा हुआ है, एक है गहन निर्वाह, एक है आदिम निर्वाह। फिर आदिम निर्वाह कृषि दो भागों में बटा हुआ है, स्थानांतरी और चलवासी पशुचारण। आदिम निर्वाह एक तो है चलवासी पशुचारण और एक है स्थानांतरी कृषि और एक है पशुचारण। आदिम और पशुचारण, चलवासी पशुचारण, तो ये ध्यान रखेंगे। और वाणिज्य कृषि बटा हुआ है कई भागों में, वाणिज्य कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि और मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। और वाणिज्य तीन भाग में बटा हुआ है। वाणिज्य क्या है? तीन भाग में बटा हुआ है। तीन भाग कौन कौन से हैं? एक तो रोपण है, एक मिश्रित है और एक रोपण मिश्रित और वाणिज्य अनाज कृषि। अंतिम में हम इसका बना देंगे डायग्राम। तो चलिए अब आगे देखते हैं। वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, जिसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्य अनाज कृषि क्या है? फसलें वाणिज्य उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूँ, मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास मैदान वाणिज्य अनाज कृषि के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं। यह ध्यान रखना है, उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये वाणिज्य अनाज कृषि के लिए खास है। और ख़ास करके शीतोष्ण घास के मैदान जो यहाँ है अमेरिका, यूरोप, एशिया में, वहाँ तो और भी अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फॉर्म युक्त विरल आबादी वाले क्षेत्र हैं। बड़ा बड़ा खेत है, आबादी कम है। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जाती है।
यहाँ एक ही फसल होती है क्योंकि यहाँ जाड़ा बहुत पड़ता है। गन्ने का रोपण कृषि दिखाया गया, आगे पढ़ते हैं रोपण कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे फसलें उगाने के लिए किया जाता है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन चारों की फसलें उगाने के लिए, पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। मिश्रित कृषि अपने भी यहाँ ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ प्रचलित है वो यूरोप है, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित। अब है रोपण कृषि, जिससे केतारी वगैरह किया जाता है, जिससे केले को किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है रोपण कृषि, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास को एकल फसल उगाई जाती है। एक ही फसल रोपण विधि से उगाई जाएगी साल में। तो जैसे काजू, कहवा, रबड़, केला अथवा कपास। चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों में ही निकट कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। रोपण कृषि कहाँ है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके प्रमुख उदाहरण है। रोपण कृषि के अंदर मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय रोपण कृषि के उदाहरण हैं। मुख्य फसलें। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। फसल क्या करती है? जो कृषि आधारित उद्योग है उसके लिए कच्चा माल बनाती है। फिर मक्का और बाजरा, गेहूँ, चावल ये सब मुख्य खाद्य फसल है। जूट और कपास, तो याद रखना है, गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा ये सब खाने योग्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। चावल यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। उष्णकटिबंधीय क्या है ना, 20 डिग्री या 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण जो है विषुवत रेखा के इलाका, वो उससे कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। और उपोष्णकटिबंधीय में क्या है, मोटा मोटी 62.5 डिग्री उत्तर से लेकर 62.5 डिग्री दक्षिण तक विषुवत रेखा के, वो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो चावल के लिए यहाँ क्या है, मुख्य आहार चावल है इन क्षेत्रों में। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा चाहिए। चावल के खेती के लिए सब उच्च चाहिए, उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। चीन चावल में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का ना ऐसा जलवायु है, ऐसा खेत है, कृषि है कि यहाँ 2 से 3 फसल एक ही साल में उगा लिया जाता है। गेहूँ के बारे में, गेहूँ का वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा, शस्य कर्तन, फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं में क्या है ना, मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा चाहिए, लेकिन कटाई के समय तेज धूप हो तो बढ़िया रहता है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। आपको पता करना है कि दोमट मृदा क्या है। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। गेहूँ भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। दुनिया में कनाडा, अमेरिका, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया ये सब देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो गेहूँ उपजा रहा है। मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं। मिलेट माने मोटा अनाज वाला जो खाना है,
जैसे बाजरा वगैरह, और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उपजाई जाती है। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। भारत में उगाए जाने वाले मुख्य रूप से जो मिलेट है, मोटे अनाज हैं, ज्वार, बाजरा और रागी है। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। अब आ जाए मक्का के बारे में। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। मक्का में क्या चाहिए? मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप। मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। कपास के खेती के बारे में आते हैं। कपास, जिससे रुई या कॉटन वस्त्र बनते हैं। कपास, इस वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा। कपास के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता है, हल्की वर्षा चाहिए, 200 से 210 पाला रहित दिन चाहिए और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है कपास। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। ध्यान रखना, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र ये सब उत्पादक हैं किसके? कपास के। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अब है पटसन। पटसन, इसको सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं पटसन को। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। उच्च तापमान चाहिए, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी बताए थे कि 23.5 उत्तर दक्षिण। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। अब यहाँ एक रोचक तथ्य दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी, जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चखकर देखा, जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसे आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। कॉफ़ी कहुआ का खोज के बारे में बता रहा। कॉफ़ी, इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है। कॉफ़ी के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील उत्पादित कर रहा है, उसके बाद कोलंबिया और भारत। अब है चाय। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु। देखिए, कॉफ़ी में क्या था, यह ध्यान रखना है। कॉफ़ी के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए, जबकि बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के ठंडी जलवायु चाहिए। गर्म और आर्द्र उसको चाहिए था, कहुआ को ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है चाय को। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चाय की रोपण कृषि। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास से है। कृषि का विकास। कृषि का विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने प्रयास क्या है? कृषि का विकास। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर,
सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों की उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास की चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, तो ये ध्यान रखेंगे। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्य कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फॉर्म, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तुस्थिति का अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। क्या आप जानते हैं, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। तो ये ध्यान रखेंगे। खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा है कि व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त और सुरक्षित पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो, वही आहार सुरक्षा है। अब है ये जो हम लोग अध्ययन करेंगे, दो कंपैरेटिव है अध्ययन। भारत का एक फॉर्म। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाली बीजों को बाजार से वर्ष के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूँ, चावल, दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैल से खेत को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, जिसे वह अपने, एक चित्र दिखाया गया, खेत जोतते किसान खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है, नलकूप भाड़ा पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस है और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहां एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षात्मक उपाय और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समितियों से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वह बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश है। भंडारण सुविधा नहीं होने के कारण क्या है, परिस्थितियां किसानों के अनुकूल नहीं है, कम दाम भी मिला तब भी बेच देते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधा के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। भारत के खेत का एक दृश्य दिखाया गया। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म दिखा रहा है। ये तो भारत का दिखा दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म औसतन आकार भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फॉर्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फॉर्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और चुकंदर उगाई जाने महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वर कार्यक्रम योजना बनाने में मदद करते हैं, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे
उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशियों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, कीटनाशी का छिड़काव हवाई जहाज। अमेरिका बीज बोने की मशीनों, समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडारों में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि खेतिहर किसान की तरह। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म मशीनीकृत खेती। इधर कुछ सवाल है, उसका सवाल जवाब हो जाए। कृषि क्या है? तो फसल उगाने वाला जो है ना, जिससे फसल उगाते हैं उसी को कृषि बोलते हैं। ये ऊपर सबसे पहले ही लिखा था ना आंसर। ये आइए देखते हैं, खत्म काम। यहाँ ऊपर नीचे 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 प्राथमिक फसलों और सब्जियों फूलों को उगाना, पशुधन पालन इसमें शामिल है। कृषि क्या है? फसल को उगाना, फूलों को उगाना, ये सब कृषि के अंतर्गत। ठीक, एक चीज़ जो आपको आखिरी में बताना था, ये कृषि है और कृषि आप दो भाग में बांट सकते हैं। पहला बोलते हैं ये गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि, और दूसरा है वाणिज्य कृषि। तो वाणिज्य कृषि 3 तरह का होता है, जिसमें वाणिज्य अनाज है, दूसरा मिश्रित कृषि है और तीसरा रोपण कृषि है। ये सब कृषि जो है कॉमर्शियल खेती है, वाणिज्यिक खेती का प्रकार है। जबकि जीवन निर्वाह कृषि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गहन जीवन निर्वाह, एक होता है आदिम जीवन निर्वाह। अब आदिम भी 2 तरीके का होता है। एक में हम लोग स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं पशुचारण, चलवासी पशुचारण। तो ये ध्यान रखेंगे। और जो आप देखते हैं स्थानांतरित कृषि दुनिया में अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानते हैं। अपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट में भारत में झूम कृषि के नाम से जाते हैं, मिल्पा मैक्सिको में कहते हैं, रोका ब्राज़ील में कहते हैं और लादांग मलेशिया में कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। स्थानांतरित कृषि लादांग में जाएंगे तो मलेशिया जाएंगे तो लादांग के नाम से संबोधित करते हैं, ब्राज़ील आप देखेंगे तो रोका के नाम से संबोधित करते हैं, और मिल्पा मैक्सिको में संबोधित किया जाता है ये स्थानांतरित कृषि को। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। यही था इस चैप्टर में जो मुख्य बातें थी। तो अब इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं।